यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। CBT एग्ज़ाम की दृष्टि से ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास चलाई जा रही है, जिसका नाम है 2020 MCQ सीरीज़ 2024, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जा रहा है। सारे प्रश्न नियमित PDF से लिए गए हैं। आज की क्लास में हम DC जनरेटर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह क्लास सुबह 6 बजे होती है और यह क्लास लगातार चलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए आज की सीरीज का 41 प्रश्न पढ़ते हैं और आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन है लगातार आउटपुट की आपूर्ति, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, या प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। तो स्प्लिट रिंग का मतलब ये होता है कि एक रिंग को कई टुकड़ों में करके एक कम्यूटेटर का निर्माण करना, यानी स्प्लिट रिंग के द्वारा ही कम्यूटेटर का निर्माण होता है। या ये कहें कि एक रिंग को दो भागों में हम तोड़ देते हैं और बीच में माइका लगा देते हैं। तो स्प्लिट रिंग का कार्य ये होता है कि जब आर्मेचर में AC सप्लाई उत्पन्न होती है तो उसको बाह्य परिपथ के लिए DC सप्लाई बना के देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक दिशा में आउटपुट बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DC जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होती है? ऑप्शन है पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो जो DC जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में AC सप्लाई उत्पन्न होती है और स्प्लिट रिंग के द्वारा या कम्यूटेटर के द्वारा उसको DC बना करके बाह्य परिपथ को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अगला प्रश्न है, यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्लॉट बनाया गया है, तो इनका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है कुंजी तरीका ठीक से करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, स्नेहक उद्देश्य के लिए, या शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। जो आप ये देख रहे हैं इसे बोलते हैं तित, और दो तित के बीच में जो आप खाली गैप देख रहे हैं उसे बोलते हैं खांचे, और अंदर ये आप जो गोला आकार का देख रहे हैं उसे बोलते हैं वायु परिसंचरण। और यक्स से चिन्हित भाग को इसलिए बनाया जाता है कि शाफ्ट में आर्मेचर को कुंजी के द्वारा फंसा के रखा जाए, यानी कुंजी को ठीक तरीके से फंसाने के लिए ये खांचे बनाए गए हैं। इसका मतलब इसका सही आप समझेगा ऑप्शन नंबर ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। DC जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइज करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करना, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि फील्ड कॉइल इनेमल कॉपर का बना होता है और फील्ड कॉइल का काम होता है फ्लक्स को उत्पन्न करना, यानी फ्लक्स का निर्माण करना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। प्रश्न संख्या 45 देखिए। 45 क्या कह रहा है? बड़े DC जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं, नर्म लोहा, ढलवा लोहा, या ढलवा इस्पात, या स्टेनलेस स्टील। तो इसमें से कौन से धातु का उपयोग हम करते हैं पोल कोर बनाने के लिए? चलिए जल्दी से बताइए। तो नर्म लोहे का, तो सॉफ्ट आयरन का उपयोग नहीं करेंगे। सॉफ्ट आयरन का उपयोग इसलिए नहीं करेंगे कि सॉफ्ट आयरन में चुंबक का गुण तब तक ही रहता है जब तक कि फील्ड कॉइल में सप्लाई आप देते हैं। जैसे ही सप्लाई कट हो जाती है चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है।
और ढलवा लोहे का उपयोग किया ही नहीं जाता है। स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं बड़े डीसी जनरेटर का योक बनाने के लिए, उसका फ्रेम बनाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ढलवा इस्पात, यानी कास्ट स्टील का उपयोग ही हम पोल कोर बनाने के लिए करते हैं। तो स्टील का इसलिए हम उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें इसकी चुंबकशीलता ज़्यादा होती है, इसमें चुंबकीय गुण धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसमें कुछ दिन तक चुंबकीय गुण स्थापित रहता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ढलवा इस्पात। चलिए प्रश्न संख्या 46 नंबर देख लेते हैं। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, यानी पोल कोर को क्यों इंसुलेटेड करते हैं? ऑप्शन है घर्षण हानि को कम करने के लिए, या विंडेज लॉस को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो घर्षण हानियां से इसका कोई मतलब नहीं है, विंडेज लॉस से भी इसका कोई मतलब नहीं है। हिस्टेरिसिस हानि तब होता है जब अणुओं में टकराव होता है और उससे एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पोल कोर को पटलित बनाया जाता है, यानी लेमिनेटेड बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, या विभेदक यौगिक जनरेटर, या संचयी यौगिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं, वेल्डिंग के लिए विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग करते हैं, और लंबी दूरी की संचरण लाइन में यौगिक जनरेटर का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कठोर कम्यूटेशन कम करता है, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है, या विचुंबकन प्रभाव को बेअसर करता है, या क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, और आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, और आप अपने मित्रों को भी बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, इसका यही काम होता है। डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव जब होता है तो वोल्टेज कम होने लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विचुंबकन प्रभाव को बेअसर कर देता है, इसलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग ध्रुव नाल में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर के लिए? ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग मिलता है, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर होता है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, या जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। तो देखिए, जब क्रांतिक प्रतिरोध का मान शंट फील्ड से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट होगा तो जो फील्ड का निर्माण होता है, जो फ्लक्स का निर्माण होता है, वो कम होने लगेगा। ठीक, जब कम होगा तो नंबर ऑफ कंडक्टर से फ्लक्स कम कटेंगे, और जब फ्लक्स कम कटेंगे तो जाहिर सी बात है वोल्टेज क्या होगा? कम होने लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। प्रश्न, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, या आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, या आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है? बताइए क्या होगा? तो देखिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि आउटपुट वोल्टेज कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया होता है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है। जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है तो फिर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? कम होने लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में
1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो ईएमएफ का सूत्र होता है Eg बराबर P फाई जेड एन अपान 60A। अब इसमें अगर आप मान रखते हैं तो सही उत्तर आपको मिलेगा। जहाँ P है पोलों की संख्या जो 4 दिया है, फाई दिया है यानी फ्लक्स 0.007, जेड जो है चालकों की संख्या है जो कि 10-20 है, और यन है चक्करों की संख्या यानी 1500 आरपीएम दिया है, और समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है, लेकिन वो लैप बाइंडिंग में होता है। यहाँ सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग है यानी A बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप मान रखते हैं तो आपको इसका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 357 वोल्ट। यहाँ हल करके दिखलाना संभव नहीं है, इसलिए मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप मान रखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 52। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। बताइए कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके, या अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करके, या ब्रश कंटेंट का प्रतिरोध बढ़ा करके, या फिर बाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ करके। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को अगर बेअसर करना है, निष्क्रिय करना है, तो आपको कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करना होगा। कंपनसेटिंग बाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं, और कंपनसेटिंग बाइंडिंग ध्रुवनाल यानी पोल शूज में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंपनसेटिंग बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। ऑप्शन है फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, या आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, या अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। तो जब भी आप जनरेटर को लंबे समय तक रखते हैं तो उसके अंदर जो चुंबक का गुण होता है वो गुण समाप्त हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व का खो देना। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को जनरेटर खो देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप बाइंडिंग और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। तो फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ की गणना करना है या ईजी की गणना करना है। ईजी बराबर होता है P फाई जेड एन बटा में 60A। अब यहाँ पे लैप बाइंडिंग की बात कर रहा है, तो लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 4 हो जाएगी, यानी ए के स्थान पे आपको 4 रखना है, पोलों की संख्या 4 है यानी पी के स्थान पे आपको 4 रखना है। फाई है जो फ्लक्स को डिनोट करता है, तो फाई की जगह पे आपको 0.064 वेबर रखना है, और चालकों की कुल संख्या यहाँ पे 600 है, तो जेड की जगह पे आपको 600 रखना है। जनरेटर की चक्करों की संख्या 1000 आरपीएम है, तो एन की जगह पे आपको 1000 रखना होगा। ऐसे अगर आप मान रखते हैं और मान रख करके अगर हल करते हैं तो आपको सही उत्तर मिलेगा, और वो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 640। ठीक है, आप लोग हल करके देख लीजिएगा, यही ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे मैंने बताया है वैसे आपको मान रखना है और हल करना है, उत्तर आपको सही मिलेगा और सटीक मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है, या प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता है, या प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो देखिए फ्लक्स का विकृत हो जाना यानी आर्मेचर प्रक्रिया का वो प्रभाव होता है, और आप जानते हैं कि जब आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव होता है तो वोल्टेज में कमी आने लगती है। इसका मतलब कि प्रेरित ईएमएफ घटने लगता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेरित ईएमएफ घटता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56,
है डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट का होना, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट का होना, या एमएनए का जीएनए की स्थिति बदल गई है, या ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग दबाव है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, जब एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल जाती है तो स्पार्किंग होता है। कोशिश ये होती है कि एमएनए जो है वो जीएनए की पोजीशन में आए, ठीक है, तब स्पार्किंग होने की संभावना कम होती है। तो स्थिति बदल जाने से ही ऐसा होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएनए और जीएनए की पोजीशन चेंज हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार का ओम मीटर, या केल्विन ब्रिज। तो सही ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए, मेगर का उपयोग इंसुलेशन मापने के लिए किया जाता है, बाइंडिंग का इंसुलेशन मापने के लिए किया जाता है, मल्टीमीटर का उपयोग रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट मापने के लिए करते हैं। इसका सही ऑप्शन आपको मिलेगा केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज के द्वारा आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापा जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग टेस्टर, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर, या डिजिटल मल्टीमीटर। देखिए, टोंग टेस्टर का उपयोग हम धारा मापने के लिए करते हैं और डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग वोल्टेज, करंट और धारा को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सटर्नल ग्राउलर। एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को मापने के लिए करते हैं, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में ओपन सर्किट है कि शॉर्ट सर्किट है उसका परीक्षण करने के लिए हम एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी ग्राउलर। अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? चित्र को बड़े ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा गति नियंत्रण है। इस गति नियंत्रण का क्या नाम है? ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टेपिंग विधि, या वोल्टेज नियंत्रण विधि, या आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। जब किसी रेजिस्टेंस को आर्मेचर के समानांतर में जोड़ा जाता है तो उसका नाम होता है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। यहाँ से जो भी करंट बाहर की तरफ जा रही है वो दो भागों में बट रही है, यानी करंट का बंटवारा दो भागों में हो रहा है। पहला भाग रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है और दूसरा भाग जो आपका बाहरी परिपथ है उधर जा रहा है, यानी आर्मेचर से जो करंट निकल रहा है वो डाइवर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब आर्मेचर डाइवर्टर विधि इसका सही ऑप्शन है। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है 60 नंबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सुपर एनेमल तांबे के तार, या सिंगल सिल्क कॉपर वायर, या फिर डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, या पीवीसी कवर्ड कॉपर बाइंडिंग वायर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको कैसी ये क्लास लग रही है अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके विचारों से ही हमारी क्लास अच्छी होती है, अच्छी करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए सुपर एनेमल तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर एनेमल कॉपर वायर। तो आज ये हमारा डीसी जनरेटर का तीसरा क्लास है। आपको यह क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो को अपने मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।